अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक कि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए। पंजाबी में एक मुहावरा है कि ना हिंग लगी ना फटकड़ी। तो आपका कुछ भी, आपको ना एग्ज़ाम देना पड़ा ना टेंशन लेनी पड़ी एंड यू हैव बीन प्रमोटेड टू सेकंड ईयर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अब आपको सेकंड ईयर में ख़ास तौर पे जो संजीदा तालिब इल्म हैं, वांट टू मेक देयर मेरिट इन मेडिकल कॉलेजेस, इन BDS और इन MLT और बायोटेक्नोलॉजी या बेहतर से बेहतर जो डिसिप्लिन है जो इसमें मेरिट बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये चाहूँगा कि दे मस्ट बी वेरी वेरी सीरियस नाउ। लेकिन बहुत सारे ये बच्चे सोच रहे हैं कि सीरियस कैसे हुआ जाए सर, क्लासेस तो हो नहीं रही, कॉलेजेस नहीं हैं, क्लास में नहीं है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है। माय डियर्स, लाइफ इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। ज़िंदगी बदलने जा रही है और हमें अब कोरोना के साथ ही ज़िंदा रहना है। कोरोना को कोई भी इंसान अब ख़त्म नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे इन्फ्लुएंजा है, आपने फ्लू को कभी ख़त्म नहीं किया, ये वायरस ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ ही हमें ज़िंदा रहने की कोशिश करनी है और इसके साथ ही अपने मामलात को सेटल करना है। एनी हाउ, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल टू बी इन सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो भी आपकी तमन्नाएं थी, जो भी आपकी प्रेपरेशन थी, उसको भूल जाइए। जो गुज़र गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो अब जो अगला मामला है उसको हमने देखना है और हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट FSC सेकेंड पार्ट को यानी बायोलॉजी को हम स्टार्ट करेंगे। अब सब जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी पार्ट 1 में देयर आर 14 चैप्टर्स और यहाँ पे जो है ना वो 15 से 27 तक जो चैप्टर्स हैं, यानी इसमें 13 चैप्टर्स हैं। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी जो है अ बिट मोर कॉन्सेप्चुअल एज कम्पेयर टू पार्ट 1। सो आपको ज़्यादा तवज्जो के साथ टीचर्स की बात सुननी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकें। फिर आपको ये भी पता है कि सेकेंड ईयर में से और फर्स्ट ईयर में से भी ज़ाहिर है जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल सेंटेंसेस हैं और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वहीं से UHS में भी और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर के बाद इसके आखिर पे आपको ये भी बताऊँ कि विच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, सो यू आर टू वॉच होल ऑफ द लेक्चर। अब बच्चों, ज़िंदगी थोड़ी सी बदल गई है तो ज़ाहिर है हम क्लास में आपको पूछ तो नहीं सकते कि आप खड़े होकर सुनाएं जी कल हमने क्या पढ़ा था, आप बताइए क्या पढ़ा था, आप बताइए क्या पढ़ा था। यू आर टू बी वेरी सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल नाउ। अब आपको ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, खुद से अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो लेनी पड़ेगी। आपको अलबत्ता कोई सवाल आपको पूछने हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो यू कैन गो इन टू द कॉमेंट ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, और आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ चैप्टर नंबर 15। आपको ये भी जहन में रखना है कि अब सेकेंड ईयर में जितने आपके मार्क्स होंगे वो मार्क्स जो हैं उतने ही मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर में भी दिए जाएंगे और इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर सॉरी। तो इसके लिए आपको बड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 15 जो है हमारी बायोलॉजी का सेकेंड ईयर की जो बायोलॉजी है वो चैप्टर नंबर 1 है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, अगर आपको अपना चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का याद है तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो बायोलॉजिस्ट होता है वो एक लाइफ को किस तरह से समझने की कोशिश करता है। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, 10 से 12 करैक्टरिस्टिक्स हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो करैक्टरिस्टिक हो तो वो कहता है कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, और इसमें ना हो तो वो कहता है कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको याद हो तो उन करैक्टरिस्टिक्स में एक होम्योस्टैसिस भी है। यानी जो होम्योस्टैसिस है दैट इज वन ऑफ द बेसिक करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड एनी ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट मेंटेन द होम्योस्टैसिस इट कैनॉट सर्वाइव इन नेचर। बहरहाल हम बात करते हैं कि होम्योस्टैसिस जो हमारा चैप्टर है इसको 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। वन इज द होमियो या होमो विच मीन्स द सेम, एंड द अदर इज स्टेटस या स्टेटस को आप स्टेटस कह सकते हैं। आज के दौर के बहुत सारे बच्चों को पता है स्टेटस क्या होता है, कि भाई आप
कि कंडीशन क्या है। जैसे व्हाट्सएप पे आप स्टेटस अपना अपलोड करते रहते हैं, सो सेम कंडीशन, सो ऑर्गेनिज्म अपने सेल्फ के अंदर अपनी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखने की जो सलाहियत है, दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। आइए ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक है किसी ऑर्गेनिज्म की, सपोज इट इज अ सेल, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है सपोज। इस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है, दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। अब इस सेल से बाहर इंटरसेलर स्पेसेस हैं या कुछ दूसरा सेल इसके करीब है, ये इंटरसेलर स्पेस है और इसके करीब एक और सेल है। अब ये दोनों सेल जो हैं, इनके बीच में ये सेल, ये वाला जो सेल है ये इसकी इन्वायरमेंट में मौजूद है और ये वाला इसकी इन्वायरमेंट में मौजूद है, और ये इंटरसेलर स्पेस जो है ये दोनों की इन्वायरमेंट है, ये इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो है ये इनकी इंटरनल एनवायरनमेंट है। अगर मैं किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसकी बॉडी के अंदर जो सारे सेल्स हैं, उसकी बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट, और उसकी बॉडी से बाहर जो एनवायरनमेंट है दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, जो मेरी बॉडी के अंदर साल्ट्स की मिकदार है, जो मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार है, जो मेरे ब्लड की पीएच वैल्यू है, ये सारी मेरी इंटरनल एनवायरनमेंट है। और ये जो हवा है, ये जो रोशनी है, ये जो हवा के अंदर मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी, दैट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। सो पहले तो आपको ये समझना है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। अब हमने कहा कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, वो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, वो उसकी ज़रूरत है। अगर वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकता तो इट कैन नॉट सर्वाइव। सो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को वो मेंटेन करेगा। जैसे आप सब लोगों को पता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है जी। नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, व्हाटएवर, यही रहता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। अब बाहर का टेम्परेचर अगर देखें तो यहाँ हो सकता है बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 41 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। जनवरी के महीने में आउटर टेम्परेचर, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सो अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँ टेम्परेचर के हवाले से, तो जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग का, दैट इज मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस अराउंड, यानी इसके इर्द गिर्द इसको मेंटेन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 36.1 से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस तक, कुछ लोग इसको रफली लिख लेते हैं, कुछ लोग रफली भी लिख लेते हैं कि 36 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज को मेंटेन किया जाता है हमारी बॉडी के केस में। लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि ये टेम्परेचर मेंटेन रहे। एक्सटर्नल टेम्परेचर तो चेंज होता रहेगा, ये तो चेंज आती रहेगी। मिसाल के तौर पे सुबह आप 4 बजे जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है आपको पता है, फिर 10 बजे टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है। फ़र्ज़ कीजिए सुबह 4 बजे टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 बजे टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, और 3 बजे जो है ना वो टेम्परेचर हो गया 41 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का तो टेम्परेचर बदलता ही जा रहा है एक दिन के अंदर, बल्कि आप बाहर खड़े हैं तो टेम्परेचर कुछ और है, कमरे के अंदर आ जाते हैं टेम्परेचर कुछ और है, एसी रूम में चले जाते हैं टेम्परेचर और है, रूम कूलर लगे हुए रूम में चले जाते हैं तो टेम्परेचर कुछ और है। इसी तरह से हर लम्हे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होती है। यही सूरत हाल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी की है, नमी की है। सुबह के वक्त जो है वो नमी कम होती है हवा में, दोपहर के वक्त ज़्यादा हो जाती है, शाम के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, वेदर इट इज़ ह्यूमिडिटी, वेदर इट इज़ टेम्परेचर, वेदर इट इज़ लाइट,
ऑल आर चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। लेकिन अगर यही चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट में भी किसी ऑर्गेनिज्म के हुए तो ऑर्गेनिज्म सस्टेन या सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करे, अपने अंदरूनी माहौल को बरकरार रखे, उसमें फ्लक्चुएशंस, उसमें तेज़ी से जो चेंजेस हैं वो ना आने दे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उनके ज़रिए असर इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस ना आने पाए, इस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टैसिस। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो पैरामीटर हैं टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के, एयर के, विंड वेलोसिटी के, लाइट की इंटेंसिटी के और क्वालिटी और क्वांटिटी के, वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। ये जो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज एक्चुअली द होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स by which they maintain their internal environment. They keep their internal environment constant against the fluctuations in external environment. That is called homeostasis. और होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि आपकी होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन तब पूरी होती है जब आप कहते हैं कि होम्योस्टैसिस हैज 3 कंपोनेंट्स, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी है। सो फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही हैं, उस तरह की फ्लक्चुएशन इंटरनल एनवायरनमेंट भी होना चाहती हैं। अगर कोई ये बॉडी जो है वो नॉन लिविंग हो, ये सेल ना हो या ये कोई डेड सेल हो, तो फिर आप देखेंगे कि जिस तरह बाहर की इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, अंदर की इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लिविंग नहीं है। बट इफ इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट विल नॉट लेट एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन टू डिस्टर्ब इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इट हैज मैकेनिज्म्स, it has so many mechanisms and adaptation to maintain its internal environment against the fluctuation in external environment. I hope you understand. It is a characteristic of living organism, it is a mechanism, या आप ये कह सकते हैं it is a process by which living organisms maintain or keep their internal environment constant against the fluctuations in external environment. That is called homeostasis. And homeostasis has 3 components: thermoregulation, osmoregulation and excretion. This is the definition. अब ज़रा आगे बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो होम्योस्टैसिस है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये एक बेसिक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है फॉर लाइफ। किसके लिए? लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसी तरह से मैं आपको ये कहता हूं कि इट इज एक्चुअली होम्योस्टैसिस इज द एबिलिटी विच कंपेल द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, अगर माहौल बदल जाता है, तो ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, ग्रेजुअली अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, लेकिन एकदम से नहीं लेके आएंगे। एकदम के अगर चेंजेस आएंगी तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, उसका सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा एंड इट कैन नॉट सस्टेन। लेकिन अगर वो ग्रेजुअली अपने आप में तब्दीलियाँ लेके आता है, देन इट कैन सस्टेन। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने कुछ साल्ट ग्लैंड बना लिए हैं, हम आगे चल के बात करेंगे। कुछ एनिमल्स हैं जो मैरीन एनवायरनमेंट रहते हैं, दे हैव साल्ट ग्लैंड्स। वो जो ज़ायद
पानी के अंदर नमक है, वो अपनी बॉडी से उसको एक्सक्रीट करते रहते हैं स्पेशल ग्लैंड्स के ज़रिए से। तो बहरहाल देयर आर सो मैनी अदर मैकेनिज्म, उनके किडनी जो हैं वो अडेप्टेड हैं उसके लिए, जबकि फ्रेश वाटर एनिमल्स के किडनी जो है वो उसके लिए अडेप्टेड नहीं है। सो देयर आर सो मैनी अडेप्टेशंस। तो दरअसल ये जो होम्योस्टेसिस है, इट कंपेल द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट। ये ऑर्गेनिज्म को कंपेल करता है कि वो अडेप्ट करे, वो अपनी नई बदली हुई इन्वायरमेंट को आहिस्ता आहिस्ता उसमें ढल जाए। जब ऑर्गेनिज्म उसमें ढलता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो हम कहते हैं कि ये पहले वाला ऑर्गेनिज्म रहा ही नहीं है, इट इज़ अ न्यू स्पीशीज। इन द अदर वर्ड्स, दिस होम्योस्टेसिस कंपेल द ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व। ये ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने के लिए मजबूर करता है, और ऑर्गेनिज्म में नई नई जब अडेप्टेशन आती हैं तो जाहिर है वो अडेप्टेशन जो है उसको ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कर देती हैं। एंड हियर अकॉर्डिंग टू द डार्विन इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। व्हाट आर दीज 3 कंपोनेंट्स? यानी ये 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट होती हैं और इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो टेम्परेचर, पहले भी हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर सुबह, दोपहर, शाम, रात मुख्तलिफ है। इसी तरह से साल्ट और वाटर की रेगुलेशन भी डिफरेंट है। सर्दियों में हमें पानी पीना का दिल ही नहीं करता और गर्मियों में हम बार बार पानी पीते हैं। सर्दियों में हम यूरिनेट लेस करते हैं, पर्सिपरेट नहीं करते। गर्मियों में हम पर्सिपरेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं और यूरिनेट जो है वो लेस करते हैं। हमारे गर्मियों में साल्ट ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं थ्रू आउट पर्सिपरेशन, स्वेटिंग, पसीने के ज़रिए से। सो ये सारी बॉडी को रेगुलेट करना ज़रूरी है। टेम्परेचर चूँकि बड़ी जल्दी से तब्दील होता है तो इसको रेगुलेट करने के लिए देयर आर मैकेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को क्या होता है? हमने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि स्किन की जानब ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है और स्वेट ग्लैंड जो है वो पर्सिपरेट करते हैं, पसीना आता है, पसीना एवापोरेट करता है एंड वी मेंटेन आवर टेम्परेचर। इस तरह से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। सो टू मेंटेन द टेम्परेचर in the internal environment of organism against the fluctuation in external environment, that is called thermoregulation। इसको हम thermoregulation कहेंगे। उसके बाद साल्ट और वाटर की रेगुलेशन है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर कोई सेल मुख्तलिफ तरह से बिहेव करता है और सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के वैक्यूल्स के अंदर देयर आर सम mechanisms which can maintain the salt and water inside the cell। सेल के अंदर, सेल के वैक्यूल्स के अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन करने के लिए देयर आर मैकेनिज्म्स, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं टू मेंटेन साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। फिर जब कोई ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहा है, अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है, तो जाहिर है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के ऊपर वो डिपेंड करती है। एंड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म देयर इज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आर नाइट्रोजनस एंड दे आर वेरी टॉक्सिक टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, so they must be removed from the cell or must be removed from the body of the organism, and these toxic metabolites, excretion or removal of these toxic metabolites from the body of an organism, that is called excretion। इसको हम excretion कहते हैं। ये था हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी लेसन था चैप्टर नंबर 1 का या चैप्टर नंबर 15 का इन सेकेंड ईयर, एंड यू आर अगेन वेलकम टू दिस क्लास। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो इसमें होम्यो और स्टेसिस के वर्ड के मीनिंग भी लिखने हैं, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन भी लिखनी है और होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स का भी जिक्र करना है। दिस विल बी द कंप्लीट डेफिनेशन विच विल अवार्ड यू फुल 2 मार्क्स। उसके बाद इसमें जो है ना वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हवाले से और एवोल्यूशन और होम्योस्टेसिस का जो ताल्लुक है, मैंने कोशिश की इसको समझाने की कि होम्योस्टेसिस किस तरह से कंपेल करता है ऑर्गेनिज्म को फॉर अडेप्टेशन, और जब ऑर्गेनिज्म अडेप्ट होते हैं
अपनी बॉडी के अंदर अपने फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं तो दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एंड वी से दैट ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड एंड अ न्यू स्पीशीज हैव कम इनटू ओरिजिन। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपको सेपरेटली भी पूछी जा सकती है, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट जो हैं उनको डिफाइन कीजिए। सो दिस इज टुडेज लेसन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।